हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ गेट के भी क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं चाहता हूं कि सभी के सभी स्टूडेंट जो हैं क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें और उसके बाद में आपको आंसर देखना है। इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपकी जो वो गलती है एग्ज़ाम में नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी स्टूडेंट जो हैं एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द वर्क डन इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 इज़ गिवन बाई। तो यहाँ पे आपको सिंपली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला बताना है। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, पॉलीट्रॉपिक, ये जो सभी प्रोसेस होते हैं, इन सभी प्रोसेस का आपको वर्क डन का फॉर्मूला आना चाहिए। एग्जाम में या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं या उनसे रिलेटेड बहुत ही सिंपल, जैसे जेई एग्जाम होता है वहाँ पे सिंपल में आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और यदि हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा तो इस गामा की जगह आपके वैल्यू आ जाएगी n की। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र 0 होता है और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र होता है, यानी हीट ट्रांसफ़र, चेंज इन हीट ट्रांसफ़र नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे यदि आप ऑप्शन देखोगे तो P2V2 माइनस P1V1 लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको P2V2 माइनस P1V1 कर देता हूँ अपॉन 1 माइनस गामा कर देंगे, क्योंकि यदि हम इसको रिवर्स करेंगे तो ऊपर एक माइनस आएगा, नीचे भी हम कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस आर गिवन बाई CP इज इक्वल्स टू A प्लस ST एंड CV इज इक्वल्स टू B प्लस ST, वेयर A, B एंड S आर कॉन्स्टेंट एंड T इज इन Kelvin. If A is equals to 0.946 and B is equals to 0.662 and S is equals to 10 to the power -4, what is the value of gas constant? तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट जो है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट होंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे, क्योंकि मैंने SSC JEE के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन कराए हैं उनमें बहुत ही बार बताया है। एक तो होता है आपका गामा, एक होता है आपका आर। गामा क्या होता है, गामा होता है आपका CP/CV और आर क्या होता है, CP-CV। तो ये तो आपका होता है एडियाबैटिक इंडेक्स और ये होता है आपका गैस कांस्टेंट। तो आपको वैल्यू किसकी पूछी है, आर की पूछी है। तो सिंपली आपको करना क्या है, CP-CV। तो CP की वैल्यू A प्लस ST है और CV की है B प्लस ST। तो यदि आप इसको माइनस करोगे तो इधर A बचेगा, इधर आपका B बचेगा, क्योंकि ST दोनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी है, 0.946 है। माइनस करना है आपको 0.662 करना है। तो वैल्यू यहाँ पे आपके कितनी आ जाएगी, 0.284। ये वैल्यू आपके आ जाएगी, जो कि आंसर C दिया गया है। यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। अब ये यूनिट जो है आपके किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन कैसे आएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है आपका MC∆T। तो मैं क्या करता हूँ, MC∆T कर देता हूँ। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/M∆T। तो Q जो है आपका हीट जो है वो जूल या किलो जूल में होती है, तो ये आपका किलो जूल में हो जाएगा। और मास जो होता है वो आपका किस में होता है, किलोग्राम में, तो ये आपका किलोग्राम हो जाएगा। और टेम्परेचर जो है वो आपका केल्विन में हो जाएगा। तो आपकी यूनिट क्या आ जाएगी, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फॉर ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेज ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ नीडेड। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सिंपली ये पूछा गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले का नाम है गिब्स फेज रूल। क्या है, गिब्स फेज रूल। ये फॉर्मूला होता है आपका P+F इज इक्वल्स टू C+2। अब यहाँ पे देखिए P क्या है, P है आपका नंबर ऑफ फेज और F है डिग्री ऑफ फ्रीडम और C है नंबर ऑफ कंपोनेंट।
अब मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया गया है सॉलिड, लिक्विड और वेपर फेज, यानी यहाँ पे फेज कितनी देर की है, 3 देर की है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना है, और सी यानी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं यहाँ पे आप पढ़ोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ए प्योर सबस्टेंस इन इक्विलिब्रियम, यानी कि ए प्योर सबस्टेंस यानी कि एक ही सबस्टेंस है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे जो एफ की वैल्यू है वो आपके 0 आ जाएगी। तो तीनों फेज जहाँ को एग्जिस्ट करते हैं, यदि एक ही सबस्टेंस होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है, 0 आती है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको ये गिब्स फेज रूल आपको पता होना चाहिए, P + F = C+2। यदि यहाँ पे कंपोनेंट 2-3 होते हैं, यानी कि मिक्सर होता अलग अलग कंपोनेंट का, तो यहाँ पे एक की जगह 2 या 3 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि IAS में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अवेलेबिलिटी इज जनरली कंजर्व्ड, अवेलेबिलिटी कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव, अवेलेबिलिटी इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल वर्क ऑब्टेनेबल, अवेलेबिलिटी कैन बी डिस्ट्रॉयड इन इरिवर्सिबिलिटी। देखिए IAS में स्टेटमेंट वाले बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप AN का एग्ज़ाम दोगे तो भी वहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन JEE में एक ही ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये डिफरेंस रहता है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अवेलेबिलिटी होती क्या है। तो यदि मैं बात करूँ अवेलेबिलिटी की, देखिए अवेलेबिलिटी होती है मैक्सिमम यूज़फुल वर्क, यानी कि जिस भी एनर्जी को हम जितना वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो वर्क आता है उसी को हम अवेलेबल एनर्जी कहते हैं, और जो लॉसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनअवेलेबल एनर्जी। और उस लॉसेस की वजह से ही इरिवर्सिबिलिटी आती है। यानी कि कोई एक प्रोसेस है, जैसे मान लो आपका एक प्रोसेस है जो A से B जाता है, ठीक है, तो यदि यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं होगा तो ये इस पाथ से जाएगा और इसी पाथ से वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉसेस नहीं हुआ था, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन यदि यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस हुआ, चाहे टेम्परेचर का डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस, या यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट हुआ, तो यहाँ पे कुछ लॉसेस हो जाएंगे, और लॉसेस की वजह से हमारा प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो जो अवेलेबिलिटी है, यानी कि जो वर्क डन है, उसको हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लॉसेस हो सकता है, इसका मतलब वो कंजर्व्ड नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो दिया गया है, अवेलेबिलिटी इज जनरली कंजर्व्ड, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड दिया गया है अवेलेबिलिटी कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए वर्क जो है वो पॉजिटिव होता है, हालांकि हम मानते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वो हमारे लेने का तरीका है, यानी उससे हम पता करते हैं कि वर्क डन किया जा रहा है या अपन को आउटपुट मिल रहा है, लेकिन वर्क एक्चुअल में पॉजिटिव ही होता है। तो ये भी सेकंड जो है आपका गलत हो जाएगा। अवेलेबल एनर्जी जो होती है वो आपकी पॉजिटिव ही होती हैं। अवेलेबिलिटी इज़ द मैक्सिमम थ्योरेटिकल वर्क ऑब्टेनेबल, तो ये जो है अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ दिया गया है अवेलेबिलिटी कैन बी डिस्ट्रॉयड इन इरिवर्सिबिलिटी। देखिए अवेलेबल एनर्जी को हम जितना लॉसेस होगा उसमें अंदर, यानी कि वर्क डन के अंदर लॉसेस होगा, कन्वर्ट करेंगे तब तो वो इरिवर्सिबिलिटी की तरफ जाएगा। तो ये फोर्थ जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। द मेन कोज फॉर द इरिवर्सिबिलिटी इज, तो इरिवर्सिबिलिटी किसकी वजह से होता है, कोई प्रोसेस जो है वहाँ पे कुछ लॉसेस ही नहीं हो रहा है तो वो रिवर्सिबल है, और लॉसेस किसकी वजह से हो रहा है वो आपका इरिवर्सिबिलिटी को शो करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है मैकेनिकल और फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे तो लॉसेस होगा, तो वो इरिवर्सिबिलिटी को शो करता है, या इरिवर्सिबिलिटी का मेन रीज़न है। अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपांसन, यदि अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपांसन होगा तो वहाँ पे भी प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। हीट ट्रांसफर विथ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, देखिए हीट जो होती है वो हमेशा फ्लो कैसे करती हैं, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऑलवेज। तो वो प्रोसेस जो है यदि टेम्परेचर का डिफरेंस है तो वो फ्लो जो होगा वो हमेशा इरिवर्सिबल होगा। तो ये भी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये गेट में पूछा गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको आप स्पेशली अटेंड करें और सभी अपना ऑप्शन चूज करें, जिससे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट के सही हुआ। हाई प्रेशर स्टीम इज एक्सपांडेड एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबल थ्रू ए well insulated turbine with produces some soft work if the enthalpy changes and entropy changes across the turbine are represented by delta H and delta S respectively for this process। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपकी एंट्रोपी और एंथैल्पी में कितना चेंज आया। तो यहाँ पे सबसे पहले
वीडियो को पॉज करके और इसको अटेम्प्ट करें, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस कौन सा दिया गया है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस दिया गया है, वो भी रिवर्सिबल है। तो एडियाबेटिक जो प्रोसेस होगा तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू यानी कि हीट ट्रांसफ़र होगी वो जीरो होगी। तो आप सभी को पता है डेल्टा एस बराबर क्या होता है, डेल्टा एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी होता है, डेल क्यू अपॉन टी। तो यदि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र है ये जीरो है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा एस की वैल्यू बी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा एस बराबर आपका जीरो आ गया। अब यदि मैं बात करूँ एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी क्या होती है, एच बराबर यू प्लस पी वी होता है। तो ये पी वी क्या है, वर्क डन है। और आप यहाँ पे लिखा गया है विच प्रोड्यूसेस सम सॉफ्ट वर्क। तो यदि वर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो ये वैल्यू जीरो नहीं है, तो ये वैल्यू यदि जीरो नहीं है तो एच जो है डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो एंथैल्पी हमारी जीरो नहीं होगी लेकिन एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल टू बी इरिवर्सिबल इट इज़ नेसेसरी दैट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्लॉसियस इनइक्वलिटी। तो यदि मैं बात करूँ क्लॉसियस इनइक्वलिटी की, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन टी इज लेस देन इक्वस टू जीरो। ये होता है आपके क्लॉसियस इनइक्वलिटी का फॉर्मूला। यानी कि कोई भी प्रोसेस है उसमें डेल क्यू अपॉन टी की वैल्यू या तो लेस देन जीरो होगी या फिर जीरो होगी, ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकती। तो यदि यहाँ पे मैं बात करूँ डेल क्यू अपॉन टी इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो ये प्रोसेस क्या है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ठीक है। और यदि मैं इसकी बात करूँ तो डेल क्यू अपॉन टी जो है लेस देन जीरो होगा तो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। और यदि इज इक्वस टू जीरो हो जाएगा, यानी कि डेल क्यू अपॉन टी इज इक्वस टू जीरो हो गया, तो ये आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। तो रिवर्सिबल पूछे तो आपका आंसर इज इक्वस टू जीरो आ जाएगा, इरिवर्सिबल पूछे तो लेस देन जीरो होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डेल क्यू अपॉन टी इज लेस देन जीरो, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो ए जो है वो आपका रिवर्सिबल, बी इरिवर्सिबल, और जो आपका सी है वो आपका इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंजन ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर लिमिट ऑफ 900 केल्विन एंड T2 एंड अनदर बिटवीन T2 एंड 400 केल्विन फॉर बोथ टू बी इक्वली इफिशिएंट T2 विल बी इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको कंडीशन क्या दी गई है, इक्वली इफिशिएंट। तो इंजन कैसे वर्क कर रहे हैं, आपका जो टेम्परेचर है T हाईएस्ट, उसके बाद में T2, उसके बाद में T3, यानी पहला इंजन जो है वो T1 और T2 के बीच में वर्क कर रहा है, और यहाँ पे सेकंड जो है वो T2 और T3 के बीच में कर रहा है। तो T1 और T2 के बीच में कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी N1 आएगी और ये आपकी N2 आएगी, जो कि एफिशिएंसी जो है वो दोनों की इक्वल दे रखी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टी लोवेस्ट। तो लोवेस्ट कितना है, T2 अपॉन T1 हो जाएगा। और यदि मैं दूसरे के लिए बात करूँ तो 1 माइनस टी लोवेस्ट, इसमें कितना है, इसमें आपका T3 है और हाईएस्ट कितना है, T2 है। तो यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो देखिए 1 माइनस ये जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और इधर जो है आपका T2 स्क्वायर हो जाएगा। तो T2 स्क्वायर बराबर T1 इंटू T3। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू जो है वो रूट T1 इंटू T3 आ जाएगी। T1 की वैल्यू आपको दे रखी है 900 इंटू आपका हो जाएगा 400। तो 900 का रूट जो होता है वो 30 होता है, 400 का आपके 20 होता है, 30 इंटू 20 यानी कि 600 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के यदि हम बात करें कि या जहाँ पे आपको एफिशिएंसी इक्वल दे रखी है तो वहाँ पे जो मिड का टेम्परेचर होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन यानी कि T2 बराबर रूट T1 T3। यदि यहाँ पे आपको वर्क डन इक्वल दिया रहता तब आप क्या करते, तब वहाँ पे T2 की वैल्यू आती T2 बराबर T1 प्लस T3 अपॉन 2। तो वो होता है आपका अर्थमेटिक मीन। तो ध्यान रखना है आपको कि यदि एफिशिएंसी इक्वल दे रखी है तो ज्योमेट्रिक मीन, और यदि आपको वर्क डन इक्वल दे रखा है तो वहाँ पे अर्थमेटिक मीन होता है, जो कि T1 प्लस T3 अपॉन 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ स्टीम इज थ्रोटल इट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है। थ्रोटलिंग प्रोसेस वो होता है फ्लो थ्रू नैरो पासेस। यदि कोई फ्लो जो है वो नैरो पासेस से होता है वहाँ पे थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है।
और थ्रॉटलिंग प्रोसेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होता है। आइसोएंथैल्पिक यानी कि वहाँ पे एंथैल्पी आपके कांस्टेंट रहती है और बाकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। एंथैल्पी रिमेन्स अनचेंज्ड बट द अदर प्रॉपर्टी चेंज। तो कुल मिला के थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो होता है वो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। फॉर द टू पाथ एज शोन इन द फिगर, वन रिवर्सिबल एंड अदर इरिवर्सिबल, टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे आपको दो प्रोसेस दिया गया है जिनमें से एक रिवर्सिबल है और दूसरा आपका इरिवर्सिबल है। तो आपको बताना है कि जो आपकी हीट है Q, वर्क डन है W और इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, इनमें क्या चेंज होगा और क्या नहीं होगा इन दोनों पाथ पे। तो आप सभी को पता है कि जो वर्क डन होता है और हीट ट्रांसफ़र होते हैं वो दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन जो है वो आपके पाथ पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए उनका नाम है पाथ फंक्शन। यानी कि अलग अलग पाथ पे इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो ये जो आपका हीट और वर्क है वो आपके दोनों पाथ के लिए डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। लेकिन यदि मैं बात करूं प्रॉपर्टी की, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि ये जो है आपके हीट और वर्क जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है और ये है आपके पाथ फंक्शन। तो ये जो बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, चाहे प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब जो होते हैं ये आपकी प्रॉपर्टी होती हैं और प्रॉपर्टी जो है वो पॉइंट पे डिपेंड करती हैं, ना कि पाथ पे। तो कोई सा भी पाथ होगा उन एक प्रोसेस के लिए वैल्यू सेम रहेगी। तो यदि मैं बात करूं ए से बी, इस प्रोसेस से जाए चाहे इसी से जाए, आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये एक प्रोसेस के लिए सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। बी इसलिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बाकी सभी में देखिए कहीं पे हीट और वर्क जो है वो आपका दे रखा है। यहाँ पे डी में देखिए यहाँ पे डेल्टा यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिफरेंट लिखा हुआ है। तो डेल्टा यू तो सेम रहेगा लेकिन आपका हीट एंड वर्क डिफरेंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ पे ये क्लियर हुआ होगा कि पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। पॉइंट फंक्शन जो है वो प्रॉपर्टी होती हैं और पाथ पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन पाथ फंक्शन जो है वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। और पाथ फंक्शन जो है आपके दो ही हैं, वर्क डन और हीट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 10 में से आपको कितने आ रहे थे और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे पता चलता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैसा लगता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरा जब भी नेक्स्ट वीडियो आप आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।